4 वर्ल्ड कप विनर टीम आज किसी भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इनके घर में घुस के पहले 3-0 से इनको टेस्ट हराया, इसके बाद 5-0 से T20I सीरीज हरा दी। वेस्ट इंडीज के सारे खिलाड़ी IPL खेल रहे हैं और मेन टीम से सारों ने रिटायरमेंट ले लिया। इनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि आखिरी 20 मैच में से ये 2 मैच बस जीत पाए हैं। निकोलस पूरन 29 की एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं। सुनील नारायण का पता नहीं है, पर IPL में वो अपनी टीम को जिता रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम का क्या भाई। अगर यही चलता रहा तो एक दिन केन्या जैसे वेस्ट इंडीज की टीम गायब हो जाएगी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड से। देखिए, कहानी की शुरुआत 1920 में होती है, जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बनाया जाता है वेस्ट इंडीज के अंदर। अब वेस्ट इंडीज में क्रिकेट इससे पहले अंग्रेजों ने लाया था, क्योंकि यहाँ पे भी इंग्लैंड के जो लोग थे ये रहा करते थे, और अंग्रेज जैसे कि इंडिया में रहते थे वैसे ही वेस्ट इंडीज में भी रहा करते थे, और यहाँ पे बीच के किनारे क्रिकेट खेला करते और इनको बहुत मजा आती। बाद में जब ये वेस्ट इंडीज से चले भी गए, इसके बाद भी देश के लोग ही क्रिकेट खेलने लग गए, और इसीलिए 1920 में एसोसिएशन बनाया गया जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बना। इसके ही बाद 1928 में इंडिया में BCCI बनाया गया था, और इंडिया में भी उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो गया था। इसी पर्टिकुलर टाइम में सारे देशों में क्रिकेट की शुरुआत हो रही थी, वेस्ट इंडीज भी क्रिकेट में एंटर कर चुका था। अब देखिए, स्टार्टिंग में जितने भी टेस्ट होते थे सारे टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतता था। इंग्लैंड सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, क्योंकि ये क्रिकेट काफी साल से खेल रहे थे, और चाहे इंडिया हो चाहे वेस्ट इंडीज कोई भी टीम हो, ये इतनी ज्यादा मजबूत हुआ नहीं करती थी। लेकिन बाद में सबको दिखता है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है ये काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो लोकल लोग हैं जब ये क्रिकेट में एंटर करते हैं तो सबको देखने को मिलता है कि इनकी हाइट काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है वो हमेशा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है। सबको ये समझ में आ गया था कि बॉलिंग में कोई वेस्ट इंडीज के बराबर कैसे हो सकता है। इनके पास ज्यादा ताकत है, ये तेज बॉल करते हैं और बाउंस भी ज्यादा है, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में इंग्लैंड की टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन साथ में यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में सबकी नजर रहा करती थी, क्योंकि ये काफी कमाल की बॉलिंग करते थे, और नेचुरली ही इनके बॉलर काफी कमाल थे। लेकिन ईयर आता है 1966, और इस पॉइंट पर वेस्ट इंडीज की टीम में बैट्समैनों की एंट्री होने लग जाती है। सबसे पहले 1966 में क्लिव लॉयड का डेब्यू होता है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 82 रन बनाए। बाद में जब 1974 का समय आता है तो यहाँ पे जॉर्डन ग्रीनिज का डेब्यू होता है, और इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत सारे रन बना रखे थे, और इन्होंने भी डेब्यू मैच में 93 रन मार दिए। 1974 के समय ही सर विव रिचर्ड्स का भी डेब्यू हुआ वेस्ट इंडीज की टीम में, और जब इनका डेब्यू हुआ तो सबकी नजर इन पर थी। कारण काफी साफ था, डोमेस्टिक में इन्होंने 35,000 से ज्यादा रन बना चुके थे, वहां पे इनका 50 से ज्यादा का एवरेज था, इसीलिए सबकी नजर इन पर थी। और जब इनका डेब्यू हुआ तो सेकेंड मैच में इन्होंने 192 रन मार दिए। अब देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम जिसमें बॉलर्स पहले से अच्छे थे, नेचुरली इनके बॉलर्स अच्छे ही आ रहे थे, इस टीम में बैट्समैनों की भी एंट्री हो जाती है, और एक से एक बैट्समैन इस टीम में आ गए थे। और इसी पर्टिकुलर टाइम में जब ये सारी चीजें हो रही थी, तभी ICC सोचता है क्यों ना पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को मिला के एक टूर्नामेंट बनाया जाए। एक ऐसा टूर्नामेंट जो 4 साल में होगा, ताकि इसकी हाइप भी बनी रहेगी। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे हमें विश्व विजेता मिलेगा, और समझ में आ जाएगा कि अगले 4 साल के लिए ये टीम है, ये पूरे वर्ल्ड की चैंपियन है। ये टूर्नामेंट काफी क्रेज लाएगा, पूरे दुनिया में क्रिकेट काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। और यही कुछ सोच के 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था, और ICC ने काफी सोच समझ के वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया था। अब देखिए, जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो सबको क्लियर था कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतेगी, नहीं तो वेस्ट इंडीज जीतेगी, क्योंकि ये 2 टीम ही डोमिनेट कर रही है। इंग्लैंड जो इतने 100 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उनको बहुत नॉलेज है, तो ये पक्का डोमिनेट करेंगे, इनको बहुत पता है, ये बहुत प्रोफेशनल है। और वेस्ट इंडीज जिसमें नए नए बैट्समैन आए हैं, इनमें बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो ये भी डोमिनेट कर सकते हैं। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती, क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड बाहर हो जाती है, लेकिन वेस्ट इंडीज जाती है सही पे फाइनल तक। और बाद में वेस्ट इंडीज ने 1975 में पहला वर्ल्ड कप अपने नाम भी कर लिया। वैसे इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने एक मैच नहीं आ रहा था, इसलिए सबको समझ में आ गया था कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये डिजर्व करते हैं कि विश्व विजेता हैं, और ये एक्चुअली में विश्व विजेता हैं। इस फाइनल के अंदर क्लिव लॉयड ने 102 रन भी मारे थे, साथ में एक विकेट भी निकाला था। एंड ये वर्ल्ड कप तो ODI फॉर्मेट में था, लेकिन टेस्ट में भी वेस्ट इंडीज ऐसा डोमिनेट कर रही थी कि इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को हरा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को। हालत तो ये थी कि इस बीच उन्होंने जितनी सीरीज की थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके हर सीरीज ये जीतते जा रहे थे। इनकी फास्ट बॉलिंग में ऐसे ऐसे बॉलर थे कि लोग देख के डरा करते थे, इनको खेलने से डर लगता था। और इनकी बैटिंग में भी सर विव रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ी आए थे, जो डोमेस्टिक में ही 35,000 से ज्यादा रन बना के आ रहे थे।
वेस्ट इंडीज 1975 से लेकर पूरा डोमिनेट करती है हर साल, और देखते ही ईयर आता है 1979 का, जब सेकेंड वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इस वर्ल्ड कप में फिर से सबको लगता है कि ये वाला वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज में से कोई ना कोई जीतेगा, क्योंकि अभी भी कोई टीम ऐसी बड़ी बन नहीं पाई है और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ही डोमिनेट करती जा रही है लगातार। एंड होता भी है ये लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, फाइनल में पहुंचती है इंग्लैंड और इनके सामने रहती है वेस्ट इंडीज। हालांकि फाइनल में अब सबको लगा था कि इस बार इंग्लैंड फाइनल जीत जाएगी, क्योंकि इस बार ये फाइनल में एंटर कर गए हैं। बट इस बार जो फाइनल होता है वो तो बिल्कुल एक तरफा होता है। ये फाइनल वेस्ट इंडीज एक तरफा तरीके से जीतती है और ये बन जाते हैं दूसरी बार लगातार विश्व विजेता। अब देखिए, वेस्ट इंडीज जब लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनती है तो लोगों को लगने लगता है कि यार वेस्ट इंडीज से ताकतवर टीम कोई भी नहीं है। सबको लगता है कि इनसे ताकतवर टीम कभी कोई नहीं आ पाएगी। आईसीसी ने जो ये टूर्नामेंट बनाया है ये फालतू ही टूर्नामेंट बनाया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज दुनिया में सबसे ताकतवर है, ये तो हर बार जीतते रहेंगे, तो क्या मतलब इस टूर्नामेंट का। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में 2 टूर्नामेंट हुए हैं, जितने भी मैच हुए वेस्ट इंडीज ने पूरे मैच जीते हैं। 1975 हो या 1979 हो, वेस्ट इंडीज ने दोनों वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं हारा। ऐसे में सबको यही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज तो हार ही नहीं सकती है, कोई चांस ही नहीं बनता है, इनको वैसे ही ट्रॉफी दे दो, वर्ल्ड कप मत कराओ। बट 1979 के बाद 1983 आता है और यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट हो गया। देखिए, होता क्या है कि 1979 के बाद जब 1983 आया तो यहाँ पे वर्ल्ड कप में जैसे ही वेस्ट इंडीज एंटर करती है, वेस्ट इंडीज का पहला मैच इंडिया से होता है। अब इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करने आई, इंडिया ने 262 रन बनाए और बाद में जब वेस्ट इंडीज आई तो इनको 228 में ऑल आउट कर दिया और इंडिया ये मैच एक तरफा जीत गई। अब वेस्ट इंडीज एक तरफ जो आज तक वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी थी, वो अपना पहला मैच हारती है, वो भी भारत से। और एक तरफ भारत की टीम थी जो 2 वर्ल्ड कप खेल चुकी है, सिर्फ एक मैच जीत पाई थी, वो दूसरा मैच वेस्ट इंडीज से जीत गए। इस हार के बाद वेस्ट इंडीज को लगा कि ये क्या हो गया, एकदम से बात उनकी ईगो पर आ गई। वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर न्यूज में आते हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक तुक्का था, एक फ्लूक था, इसलिए इंडिया जीता है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का साफ कहना था कि धोखा हो जाता है और एक दिन धोखा हो गया, अब इंडिया हमसे कभी नहीं जीत पाएगा। और एक्चुअली में लोगों को भी यही लग रहा था कि इंडिया ने सिर्फ तुक्के से एक मैच जीता है, क्योंकि इंडिया तो आज तक जीत ही नहीं पा रही थी। एक ऐसी टीम जो आज तक सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो वेस्ट इंडीज को कैसे हरा सकती है, जो 2 बार में से 2 बार वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। और सब लोगों ने बोला ठीक है, अभी देखते हैं, अभी फिर से इनके मैच होने वाले हैं। और इसके बाद 15 जून को एक बार फिर से लीग का सेकेंड मैच होता है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच। 15 जून का दिन था, ओवल का ग्राउंड था, यहाँ पे मैच खेला जाना था इंडिया और वेस्ट इंडीज का। यहाँ पे पहले बैटिंग वेस्ट इंडीज की आती है और इस मैच से पहले सर विव रिचर्ड्स इतने ज्यादा गुस्से में दिखते हैं कि उनकी आंखों में दिख रहा था कि बदला लेना है और आखिरी मैच का लेना है। वेस्ट इंडीज भले एक मैच हार चुका था इंडिया से, लेकिन इसके बाद वो टूर्नामेंट में जीतते जा रहे थे और बदला साफ दिख रहा था सारे प्लेयर्स की आंख में। एक्चुअली में ये वो समय था जब विव रिचर्ड्स अपने कैबिन से ग्लव्स वगैरह फेंक देते थे, कोई भी उनके रूम में नहीं आ सकता था और वो लिटरली इंडियन ऑडियंस को ऑटोग्राफ नहीं दे रहे थे। वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। और अगर आपको एक्चुअली में उस समय विव रिचर्ड्स का ऑरा देखना है तो आप 1983 मूवी को एक बार देखो, आपको समझ में आएगा कि उस समय 11 इंडिया की जो प्लेइंग 11 थी, ये सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बना रहे थे लगातार कि किस तरीके से हम सर विव रिचर्ड्स को आउट करें। वैसे क्यों स्ट्रेटेजी बना रहे थे ये पता लगता है इनको 15 जून को, जब ओवल के अंदर मैच स्टार्ट होता है। वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आती है और विव रिचर्ड्स बनाते हैं 119 रन। वेस्ट इंडीज इस मैच में 282 रन का पहाड़ सा स्कोर बनाती है और इसके बाद इंडिया को ऑल आउट कर देती है काफी जल्दी। और वेस्ट इंडीज ने ये मुकाबला एक तरफा जीत लिया और बाद में वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल भी जीत के फाइनल में एंटर कर गई। अब वेस्ट इंडीज ने एक मैच तो हारा था इस वर्ल्ड कप का पहला, लेकिन इसके बाद ये 6 में से 5 मैच जीते थे और एंटर कर गए थे सीधे फाइनल में। जबकि इंडिया एक और मैच हारती है बीच में और वेस्ट इंडीज से एक मैच हारते हैं और 2 मैच हार के साथ 6 में से 4 जीत से इंडिया भी सेमीफाइनल में जीत के फाइनल में एंटर कर जाती है। अब देखिए, वेस्ट इंडीज इंडिया एक बार फिर से फाइनल में एंटर कर गए थे। दोनों इस लीग में एक बार मिले थे, एक बार इंडिया ने मैच जीता था, एक बार वेस्ट इंडीज ने। तो इस हिसाब से फाइनल बराबरी का होना चाहिए था, लेकिन ये फाइनल बराबरी का नहीं था। चाहे उस समय कोई भी हो, सब लोग कह रहे थे कि इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.001% है, क्योंकि इंडिया ये मैच कभी नहीं जीत पाएगी। कारण काफी सिंपल है, क्योंकि 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीत के आ रही है, उनको पूरा आइडिया है किस तरीके से फाइनल जीतना है। सामने इंडिया है जो इतनी छोटी टीम है कि शायद वो तुक्के से आ गई है फाइनल तक, वो जीत नहीं सकती है। इवन वेस्ट इंडीज लास्ट मैच इंडिया से ऐसे जीत के आ रही थी कि सबको क्लियर था भाई कि वेस्ट इंडीज ये मुकाबला जीतेगी ही। 25 जून को जब लॉर्ड के ऐतिहासिक ग्राउंड में वो मैच स्टार्ट होता है तो इंडिया भले ही 183 रन बना पाती है, बट बाद में जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया और इंडिया ये फाइनल जीत गई। Yes, it's all over this time. अब देखिए, इंडिया ने सबको शॉक करके रख दिया था। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के बता दिया था कि पहला मैच जो वो जीत के आ रहे थे वो कोई फ्लूक नहीं था। साथ में इंडिया ने ये भी बताया था कि वेस्ट इंडीज बस अब टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, हम भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं।
वेस्ट इंडीज काफी ज्यादा शॉक रह गई थी इस हार के बाद कि कैसे हम वर्ल्ड कप हार सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको पता था कि ठीक है हार गए, आने वाले वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। इनको लग रहा था हो गया एक वर्ल्ड कप हम हार सकते हैं, लेकिन आने वाले बहुत सारे वर्ल्ड कप हमको जीतना है। बट अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 1979 में जो इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था वो इनका आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि इसके बाद ये ओडीआई वर्ल्ड कप कभी जीत ही नहीं पाए। हालांकि 1983 के बाद ये इतने ज्यादा गुस्से में रहते हैं कि लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालत ये हो जाती है कि 1983 से लेकर 1990 तक जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है, एक सीरीज भी नहीं हारता वेस्ट इंडीज। हर एक सीरीज ये एक तरफा जीत रहे थे, व्हाइट वॉश करके आ रहे थे जहां जा रहे थे उस टीम को। ऐसा लगने लगा था कि वेस्ट इंडीज की टीम अब लिटरली आने वाले टाइम में और ज्यादा तगड़ी बन जाएगी। एक वर्ल्ड कप हारने के बाद सबको लगा आने वाले टाइम में बहुत वर्ल्ड कप जीतेंगे, भले ही एक हार गए हैं। बट होता क्या है कि एक दिन जो प्लेयर आया है उसको एक दिन जाना है, और वही होता है वेस्ट इंडीज के साथ। 1990s का जैसे ही दौर आता है, 1990s के बाद इनके प्लेयर रिटायरमेंट लेने लग जाते हैं, हालत धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। 1994 का जब समय आता है तो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 3-2 से हार जाता है। बाद में और सीरीज हारने लगते हैं। सर विव रिचर्ड्स भी रिटायर हो चुके थे, क्लिफ भी रिटायर हो चुके थे। देखते ही देखते लेट 1990s आते आते इनकी टीम लग रहा था कोलैप्स कर जाएगी। बट इस पर्टिकुलर टाइम में ब्रेन लारा का पीक आने लग जाता है और ब्रेन लारा ने टीम को एक बार फिर से संभाल लिया। लेकिन 1998 में एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम होता है आईसीसी नॉकआउट मैचेस। यही टूर्नामेंट आज के टाइम पर चैंपियन ट्रॉफी बन चुका है। उस समय आईसीसी नॉकआउट मैचेस के नाम से जाना जाता था, मतलब ये आईसीसी टूर्नामेंट था। और इस टूर्नामेंट में जब वेस्ट इंडीज आती है तो यहाँ पे कैप्टन बनाया जाता है ब्रेन लारा को, और वेस्ट इंडीज 20 साल बाद ब्रेन लारा की कप्तानी में डोमिनेट करती है। इस पूरे टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज फाइनल तक जाती है, हालांकि फाइनल हार गए साउथ अफ्रीका से। बट कमाल बात ये थी कि वेस्ट इंडीज ने फाइनल में जगह बनाई थी, और ये चीज बता रही थी कि वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल नहीं हुआ। भले ही लोगों को लग रहा था कि 1990s के बाद सारे खिलाड़ी रिटायर होने के बाद इनका डाउनफॉल हो चुका है, बट ब्रेन लारा ने एक बार फिर से टीम को संभाला था। बाद में 2004 का जब समय आया, जब टीम में एंट्री ब्रावो की भी हो गई, साथ में क्रिस गेल की भी हो गई, और इस समय टीम और ज्यादा डोमिनेट करने लग गई। बैटिंग से टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई कि पावर हिटिंग इनके पास आ गई। इवन 2004 के अंदर तो कुछ ऐसा हुआ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। देखिए 2004 में इंग्लैंड आई थी वेस्ट इंडीज टूर करने के लिए। इस टूर का जब चौथा मैच खेला जा रहा था तो इस मैच के अंदर वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आती है। जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई तो गेल ओपन करने आए, और गेल ने ऐसा खेल दिखाया कि मानो यहाँ ओडीआई चल रहा हो। इस टेस्ट मैच में गेल ने 80 बॉल खेली, 69 रन बना दिए, और ये काफी बढ़िया बैटिंग करके गए थे। अब स्टेज पूरा सेट था, और बाद में जब ब्रेन लारा फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए तो लारा ने पहले 100 मारा। इसके बाद लारा ने 200 रन बनाए, फिर 300 बनाए, इसके बाद 400 रन ये बना देते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम ने 751 रन बना के 5 विकेट के नुकसान पर अपनी इनिंग डिक्लेयर की थी। एंड कमाल बात ये थी कि ब्रेन लारा की 90% बॉल इनकी मिडिल बैट पे आई थी, मतलब ये 400 में जो नाबाद थे वो 500 600 भी हो सकते थे। अगर ये इनिंग डिक्लेयर नहीं करते लारा, जो खुद ही कप्तान थे, तो वो लिटरली इस मैच में 500 रन से ज्यादा भी मार सकते थे। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर ऑलरेडी बन चुका था, ये स्कोर आज तक नहीं टूटा है। और 400 रन बनाने के बाद इन्होंने सबको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के पास कितनी भी बैटिंग आ जाए, वेस्ट इंडीज अभी भी डोमिनेट कर सकता है, और इसके पास वो बैटिंग है जो 1975 में हुआ करती थी। और इसी सीरीज के 2 महीने बाद 2004 के अंदर जब चैंपियन ट्रॉफी होती है तो यहाँ वेस्ट इंडीज डोमिनेट करते करते फाइनल में एंटर कर जाती है। बाद में फाइनल में इस बार कोई गलती नहीं करते, और इस बार ये एक बार फिर से आईसीसी ट्रॉफी जीत जाते हैं। अब ये सबको समझ आ रहा था कि सडन रिटायरमेंट से 1995 के समय भले ही 3-4 साल के लिए इनकी बैटिंग में डाउनफॉल आया हो, बट एक बार फिर से इनकी बैटिंग में बहुत पावर हिटिंग आ गई है। भले इनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर हुई हो, लेकिन एक बार फिर से इनकी टीम 1975 जैसे बनने लग जा रही है, क्योंकि ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1970s, 1980s में डोमिनेटिंग टीम 1990s में नीचे गई, लेकिन 2000 सन के बाद एक बार फिर से ऊपर जाने लग गई थी। सब कुछ सही हो रहा था, और एक बार फिर से वेस्ट इंडीज वही हो जाती जो पुरानी थी। लेकिन दिक्कत स्टार्ट होती है 2005 में। देखिए 2004 के बाद 2005 में कुछ ऐसी चीजें होती है कि इनके बोर्ड से ही इनके प्लेयर की लड़ाई हो जाती है, और इसके बाद तो मानो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम एंड होने वाली थी। एक्चुअली में होता क्या है कि 2005 के अराउंड ब्रेन लारा केबल एंड वायर करके एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले चुके थे। अब ये इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, इसको प्रमोट कर रहे थे, और इसी पर्टिकुलर टाइम पे, इसी सेम टाइम पर क्या हुआ, जो वेस्ट इंडीज का बोर्ड था, इन्होंने डीजीसीएल के साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन कर ली। अब जो ये डीजीसीएल था, ये केबल एंड वायर का साफ कॉम्पिटिटर था, मतलब ये एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों कंपनी सेम चीज बनाती थी, तो दोनों कंपनी सेम चीज बना रही है। एक कंपनी ने स्पॉन्सरशिप कर रखा है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को, दूसरी कंपनी ने कुछ समय बाद वेस्ट इंडीज बोर्ड को स्पॉन्सर कर दिया।
और यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी और बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट हो गया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बोलते हैं बोर्ड को कि आपको ये स्पॉन्सरशिप नहीं लेना था, क्योंकि आप अगर ये करोगे तो हम इनका स्पॉन्सरशिप कैसे कर पाएंगे। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज बोर्ड कहता है कि तुम लोग इनकी स्पॉन्सरशिप छोड़ दो, तुम लोगों को वही स्पॉन्सरशिप करना होगा जो मैंने ली है। अब कुछ खिलाड़ियों ने तो स्पॉन्सरशिप छोड़ दी, लेकिन ब्रायन लारा कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और ये मना कर देते हैं। ये कहते हैं मैंने जिससे डील ले ली है वो डील मैं कंप्लीट करूंगा, और यहाँ पे टीम ने ब्रायन लारा को ही ड्रॉप कर दिया। अब वेस्ट इंडीज को 2005 के टाइम टूर में जाना था साउथ अफ्रीका के, और इनका कप्तान ही ड्रॉप हो चुका था टीम से। ये कंट्रोवर्सी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में फैल गई थी और सब कहने लग गए थे यार पैसों के कारण ये टीम और बोर्ड एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। बट अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले टाइम में लड़ाई इतनी बढ़ने वाली है कि पूरी टीम ही खत्म हो जाएगी वेस्ट इंडीज की। देखिए होता क्या है कि कुछ समय बाद ये इशू तो रिसॉल्व हो जाता है, ब्रायन लारा टीम में रिटर्न भी आ जाते हैं। बट ईयर आता है 2008 का, और 2008 में होता है IPL स्टार्ट। I now declare open the DLF Indian Premier League. अब देखिए जब IPL स्टार्ट हुआ तो IPL के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को भर भर के पैसा दिया जाता है। KKR क्रिस गेल को $8 लाख में खरीदती है, जो आज के अगर आप इंडियन रुपी देखेंगे तो 6,50,00,000 रुपए है। साथ में इनके जितने भी प्लेयर थे, काफी सारे प्लेयर $1 लाख से मतलब 80 लाख रुपए से ज्यादा में बिके थे आज के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आप। अब देखिए जो IPL पूरा पैसा दे रहा था खिलाड़ियों को, ये 2 महीने खेलने के लिए दे रहा था, और इतना पैसा IPL दे रहा था ये बहुत ज्यादा था। अगर आप उस समय वेस्ट इंडीज के बोर्ड को देखेंगे तो वो अपने खिलाड़ियों को मैक्सिमम अमाउंट जो पे कर रही थी वो $80,000 था। मतलब आप देखिए कि एक तरफ है जो बोर्ड है वो 60 लाख रुपए दे रहा है खिलाड़ियों को पूरे साल खेलने के लिए, एक तरफ है वो IPL है जो 2 महीने खेलने के लिए 4 करोड़ रुपए दे रहा है। अब हालत ये हो गई कि खिलाड़ी जो है 2 महीने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे में खेलने जाएंगे, या फिर 10 गुना कम पैसे में पूरे साल अपनी देश के लिए खेलेंगे। हाँ 2008 में खिलाड़ी शांति से IPL भी खेलते हैं, देश के लिए भी खेलते हैं, लेकिन जब 2009 आता है तो जो भी सीनियर खिलाड़ी रहते हैं, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे ब्रावो हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वो सीनियर खिलाड़ी कहता है वेस्ट इंडीज बोर्ड से लोग कहते हैं कि आप हमारी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि आपको सैलरी देनी चाहिए। जब हमें छोटे छोटे लीग में इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप उतने पैसे मत दो, पर हमें ज्यादा सैलरी तो दो कम से कम। और वेस्ट इंडीज यहाँ पे क्या करती है, वेस्ट इंडीज बोर्ड साफ मना कर देती है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। बाद में इनके जो सीनियर खिलाड़ी थे कहते हैं कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने ही नहीं जाएंगे अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे। तो 2009 में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली थी उसमें, और ये खेलने भी नहीं जाते। तो वेस्ट इंडीज ये नहीं करता कि इनके पैसे बढ़ाए, वो क्या करता है, वेस्ट इंडीज बोर्ड अपनी B टीम भेज देता है टूर्नामेंट खेलने के लिए, और सारे खिलाड़ियों को बाहर कर देता है टीम से। अब जब ये सारे सीनियर खिलाड़ी को बाहर कर रहा था, इसी पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा था कि कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे भी थे जो लीग वगैरह नहीं खेल रहे थे। कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें मतलब नहीं था लीग से, वो वेस्ट इंडीज के लिए ही खेल रहे थे, लेकिन उन खिलाड़ियों को भी वेस्ट इंडीज ने ड्रॉप कर दिया। वेस्ट इंडीज कहता है कि हम किसी सीनियर खिलाड़ी को नहीं रखना चाहते, इनको पैसे चाहिए हैं तो ये जाके लीग ही खेले। और ऐसे ही इन्होंने रामनरेश सरवन को ड्रॉप कर दिया, जो कि वेस्ट इंडीज के सीनियर खिलाड़ी थे, लीग भी नहीं खेल रहे थे, फिर भी इनको ड्रॉप कर दिया गया। बाद में जब पूछा गया वेस्ट इंडीज बोर्ड से कि उन्होंने ड्रॉप क्यों कर दिया रामनरेश सरवन को, तो उन्होंने बोला कि ये अनफिट है। उन्होंने बोला वो अनफिट है, अभी टीम में वो जगह नहीं बना सकते, इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और रामनरेश सरवन बिल्कुल भी अनफिट नहीं थे, उन्होंने 2011 के अंदर हाई कोर्ट में जाके अपील कर दी वेस्ट इंडीज के लिए। अब आप सोचिए कि एक खिलाड़ी ने अपने बोर्ड के ऊपर केस कर दिया, अब पूरा बोर्ड जो है वो आ रहा है कोर्ट, और सामने एक खिलाड़ी आ रहा है कोर्ट, और कोर्ट में क्या निकल के आता है, 1 साल बाद साबित हो जाता है कि यहाँ पे बोर्ड गलत है, खिलाड़ी सही है। मतलब वो खिलाड़ी बिल्कुल भी अनफिट नहीं था, टीम ने जबरदस्ती उनको अनफिट डिक्लेयर किया ताकि वो ड्रॉप हो जाए टीम से। इसके बाद कोर्ट ने वेस्ट इंडीज बोर्ड को आदेश दिया कि आप इनको 1,61,000 रुपए का जुर्माना दोगे, और साथ में आप अपने खिलाड़ियों को खिलाओगे, या आप क्या कर रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है। अब देखिए वेस्ट इंडीज फाइन वगैरह भर देता है, और इसके बाद ये सारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करता है कि आप आके खेलो। ये उनको कहता है कि हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको खेलना होगा, और सारे खिलाड़ी आते भी हैं। सारे खिलाड़ी, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे ब्रावो हो, सारे खिलाड़ी लौट कर आते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं। और वो इसलिए आए थे कि भले ही टीम हमें पैसे ना दे, लेकिन हमें प्यार अगर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हम टीम से खेलेंगे। साथ में जो देश है वो उम्मीद लगाया हमसे कुछ, इसलिए हम खेलने वाले हैं। और इसी के बाद 2012 में वर्ल्ड कप भी आ गया, T20 आएगा। देखिए 2012 वर्ल्ड कप जब आता है तो पूरी टीम एकदम से यूनाइट होती है, कुछ नए खिलाड़ी आते हैं, जैसे सुनील नारायण की एंट्री हो गई थी। और सुनील नारायण तो ऐसे मिस्ट्री स्पिनर थे कि पूरी दुनिया में कोई इनका हाथ ही नहीं पड़ पाता था, क्योंकि ये छुपा के बॉलिंग करते थे। अब ऐसे में जब 2012 में इनकी एंट्री होती है तो एक बार फिर से वेस्ट इंडीज की टीम डोमिनेट करती है। देखते ही देखते वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंच जाती है। हालांकि फाइनल के अंदर ये 137 रन बना पाते हैं, और सबको लगता है कि ये फाइनल नहीं जीत सकते,
बट यहाँ पे सुनील नारायण आते हैं, 4 ओवर डालते हैं, 9 रन देके 3 विकेट ले जाते हैं और ये मैच जीत जाती है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की टीम ने दिखाया था कि अगर बोर्ड से हमारी लड़ाई न चले तो हम हर एक टूर्नामेंट अभी भी जीत सकते हैं। अभी भी हमारे खिलाड़ियों में दम है, अभी भी हमारी टीम डूबी नहीं है, अभी भी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है। और ये चीज एक्चुअली में नजर आई थी क्योंकि 2012 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जैसे जीता था किसी ने सोचा भी नहीं था। बट अगेन इसके बाद जब 2014 आया तो प्लेयर ने बोला कि अब तो सैलरी बढ़ा दो, पर वेस्ट इंडीज बोर्ड इनकी सैलरी बढ़ाता ही नहीं है। वेस्ट इंडीज बोर्ड इनको कहता है कि आपको खेलना है तो खेलो, वरना मत खेलो, हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। और अब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कहते हैं कि ठीक है, हम नहीं खेलने वाले, आपको जिसके साथ खेलना है आप खेल लो। अब देखिए जब वेस्ट इंडीज के साथ ये डिस्प्यूट हुआ एक बार फिर से 2014 के अराउंड इनका, तो इस पर्टिकुलर टाइम में वेस्ट इंडीज इंडिया की सीरीज होनी थी और वेस्ट इंडीज इंडिया की सीरीज ही कैंसिल हो गई। वेस्ट इंडीज बोर्ड को पता था कि इंडिया के सामने हम बी टीम भी नहीं खिला सकते क्योंकि वो टीम हार ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वनडे मैच की सीरीज होना है। इंडिया 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियन ट्रॉफी जो दोनों ओडीआई फॉर्मेट में था वो जीत के आ रही है। तो 2014 में इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज की कोई बी टीम तो चल नहीं पाएगी। वेस्ट इंडीज को अपनी मेन टीम उतारनी पड़ेगी और इनकी मेन टीम की सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इन्होंने सीरीज ही कैंसिल कर दी। एंड जैसे ये सीरीज कैंसिल करते हैं काफी ज्यादा फंस जाते हैं क्योंकि बीसीसीआई का बहुत नुकसान होता है। देखिए इन्होंने जब सीरीज कैंसिल की, जब बीसीसीआई ने काफी सारे स्पॉन्सरशिप के पैसे ले लिए थे, बहुत पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया था, बाद में जब ये सीरीज कैंसिल हुई तो बीसीसीआई को पैसे वगैरह रिटर्न करने पड़ गए। अब बीसीसीआई भी गुस्से में आ गई वेस्ट इंडीज बोर्ड से और वेस्ट इंडीज बोर्ड की आलोचना होने लग गई पूरी दुनिया में। हालांकि एक बार फिर से जब 2016 आया, फिर से वर्ल्ड कप हुआ, तो एक बार फिर से ब्रावो रिटर्न आते हैं, रसल रिटर्न आते हैं, क्रिस गेल रिटर्न आते हैं। ये सारे के सारे खिलाड़ी एक बार फिर से यूनाइट होते हैं खेलने के लिए और अगेन वेस्ट इंडीज की टीम 2016 वर्ल्ड कप डोमिनेट करते करते सेमीफाइनल तक एंटर कर जाती है। अब सेमीफाइनल जब होना था तो 31 मार्च का दिन आया, वानखेड़े का स्टेडियम था, सबको लगा इंडिया मैच जीत जाएगी। सबको इसलिए लगा इंडिया मैच जीत जाएगी क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, साथ में विराट कोहली का इस समय इतना ज्यादा प्राइम था कि हर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 में थे। और सेमीफाइनल मैच जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया की पहले बैटिंग आई और इंडिया ने डोमिनेट किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 192 रन बनाए, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। अब आप सोचिए कि कोई टीम अगर 2 विकेट खो के इतना बड़ा स्कोर बनाती है तो वो उनका बेस्ट था। 192 से ज्यादा इंडिया नहीं बना सकती थी क्योंकि इनके 2 विकेट बस गिरे थे, मतलब इनके मेन प्लेयर ही बैटिंग करके गए थे। विराट कोहली ने 47 बॉल में 89 रन मारे थे। इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था, सबको लगा इंडिया ये मैच जीत जाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज ये मैच एक तरफा जीत गई और फाइनल में एंटर कर गई। बाद में जब फाइनल में इंग्लैंड आई तो इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को इन्होंने 4 छक्के मारे और एक बार फिर से वेस्ट इंडीज बन गया विश्व विजेता। वेस्ट इंडीज एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत गया था, 5वीं बार इन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीत ली थी। ऐसा लग रहा था कि 1975 में जैसे लगातार वर्ल्ड कप जीत रहे थे वही दौर इनका रिटर्न आ चुका है, लेकिन ये ऊपर से आया था क्योंकि ये टीम यूनाइट होकर सिर्फ वर्ल्ड कप खेल रही थी। बाकी टाइम तो इनका जो बोर्ड के साथ डिस्प्यूट ही चल रहा था, फाइट ही चल रही थी। एंड ये चीज वर्ल्ड कप के बाद हमें देखने को मिली। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो इनके कप्तान थे डैरेन समी आके ये नहीं कहते कि हम वर्ल्ड कप जीत गए, मजा आ गई, ये हो गया वो हो गया या फिर कुछ भी था। डैरेन समी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद आके बोर्ड की बुराई की। देखिए जब वर्ल्ड कप जीत जाती है वेस्ट इंडीज 2016 का, तो डैरेन समी आते हैं, स्पीच देते हैं और मीडिया में ये बोलते हैं, कहते हैं कि किसी को भरोसा नहीं था कि हम जीत पाएंगे, लेकिन हमें विश्वास था, हमारे खिलाड़ियों को विश्वास था और सबको पता था कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये तो नॉर्मल स्पीच थी, लेकिन इसके बाद ये कहते हैं कि वेस्ट इंडीज बोर्ड ने हमारा कभी साथ नहीं दिया है, हमें काफी डिसरिस्पेक्ट किया है। इन्होंने बोला कि वो कभी हमारे टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं, इवन हम कितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताते हैं वो कभी हमें सपोर्ट नहीं करते। समी ने ये बोला कि अगर वेस्ट इंडीज हमें बराबर से रखे जैसे बाकी बोर्ड रखते हैं तो हम वेस्ट इंडीज को बहुत सारे टूर्नामेंट जिताएं। अब आप सोचिए कि कोई टीम वर्ल्ड कप जीत रही है और उसका कप्तान आगे कह रहा है कि हमारा बोर्ड अगर हमको अच्छे से मौके देना तो हम और वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं। ये चीज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और बाद में क्रिस गेल भी आते हैं और क्रिस गेल पता है क्या बोलते हैं। क्रिस गेल ने बोला कि हमें समय पर पे नहीं किया जाता है, हमें बिल्कुल भी प्रोफेशनल जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है। हम यहाँ प्यार के लिए खेलने आते हैं, पैसों के लिए नहीं आते हैं, लेकिन पैसे हमें ना भी मिले पर हम देश के लिए खेलते हैं तो हमें इज्जत नहीं मिलती। और इसके बाद तो और ज्यादा ये जो मामला था सीनियर प्लेयर और बोर्ड का, ये फाइट और ज्यादा बढ़ गई। सीनियर प्लेयर सामने आके बोलने लग गए कि बोर्ड हमारी सैलरी ना बढ़ाए, हम प्यार के लिए खेल रहे हैं, देश से हमें प्यार मिल रहा है तो हम खेलेंगे, बट हमें कम से कम ये इज्जत तो दे सकते हैं, लेकिन ना हमें ये सैलरी देते हैं ना हमें ये इज्जत देते हैं, इसलिए हमें खेलना ही नहीं है। और जब इन्होंने बोला कि हमें नहीं खेलना है तो बोर्ड ने बोला कि आप मत खेलो और बोर्ड ने ड्रॉप कर दिया। रसल हो, नारायण हो, क्रिस गेल हो, कोई भी हो।
और बोर्ड ने जब इनको ड्रॉप किया तो ये पूरा आके आईपीएल वगैरह लीग्स वगैरह खेलने लग गए, बीबीएल, आईपीएल, सीपीएल ये सब खेलने लग गए और इन्होंने अपनी मेन टीम को ही छोड़ दिया। और इसका असर साफ देखने को मिला जब 2017 आया तो चैंपियन ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर पाती। अब आप सोचिए कि आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और ये इसलिए हुआ था क्योंकि प्लेयर के बीच में और बोर्ड के बीच में लड़ाई चल रही थी। बाद में दिक्कत और बढ़ने लग जाती है जब 2023 आता है और 2023 वर्ल्ड कप में भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि 2023 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि वर्ल्ड कप में वही टीम खेलती है, वही 8 टीम खेलती है जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 8 में रहती हैं। अब वेस्ट इंडीज की टीम 2023 के टाइम आईसीसी रैंकिंग में जो थी वो 9वें नंबर में थी, इसीलिए वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई। 8 टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई डायरेक्टली कर गई। बट दिक्कत ये नहीं थी कि वेस्ट इंडीज 8 में से क्वालिफाई नहीं कर पाई, दिक्कत होती है जब वेस्ट इंडीज क्वालिफाई राउंड नहीं निकाल पाई। एक्चुअली में वर्ल्ड कप के अंदर 10 टीम खेलती है, मतलब 8 टीम जो है वो आईसीसी रैंकिंग से आती हैं, 2 टीम जो है वो क्वालिफायर राउंड खेल के आती है। मतलब बाद में जो 10 टीम रहती है 8 के बाद वो खुद में भिड़ती है और 2 क्वालिफाई होती है। आईसीसी रैंकिंग नंबर 9 से लेकर नंबर 19 तक जो भी टीम होती है 10 टीम, ये जो 10 टीम रहती है खुद में एक टूर्नामेंट खेलती है और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता है, जो भी टॉप 2 में रहता है वो जाता है वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब वर्ल्ड कप के अंदर टॉप 8 तो क्वालिफाई हो ही जाते हैं, 2 टीम वो भी आती हैं जो 9 से लेकर 19 रैंकिंग तक रहती है, वो खुद में ही खेलती है। और वेस्ट इंडीज के साथ दिक्कत ये होती है कि ये इस टूर्नामेंट को भी हार गए। वेस्ट इंडीज नंबर 9 रैंकिंग में था, लेकिन ये नंबर 19 रैंकिंग वालों से तक हारने लग गए। जब ये क्वालिफायर राउंड हुए 2023 वर्ल्ड कप के लिए तो यहाँ पे नीदरलैंड से हार गए, यहाँ पे जिम्बाब्वे से हार गए और जिम्बाब्वे नीदरलैंड जैसी टीम क्वालिफाई कर गई 2023 वर्ल्ड कप के लिए और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब वेस्ट इंडीज ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली थी और इसमें गलती पूरी वेस्ट इंडीज की थी। हालांकि वेस्ट इंडीज के वही खिलाड़ी होते तो पक्का ये खेलती ही खेलती क्योंकि इनकी रैंकिंग ही बहुत अच्छी होती। बट दिक्कत ये हो गई कि बोर्ड और खिलाड़ियों के डिस्प्यूट के चलते ये लिटरली क्वालिफाई नहीं कर पाए 2023 वर्ल्ड कप में। बाद में 2024 के अंदर वेस्ट इंडीज यूएसए और युगांडा से हार जाती है जो आईसीसी के फुल मेंबर एसोसिएशन का हिस्सा तक नहीं है। इसके बाद दिक्कत और बढ़ती है वेस्ट इंडीज के लिए जब 29 की एज में निकोलस पूरन जैसे महारथी रिटायर हो जाते हैं। इस एज में जहां लोग डेब्यू करते हैं वहां पे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अपनी टीम को छोड़कर रिटायर होने लग गए। इसके बाद जब 2025 आया तो वेस्ट इंडीज की टीम में अभी बैट्समैन तो कोई बचा नहीं था, तो वेस्ट इंडीज ने क्या सोचा कि अब हमें बैटिंग की जगह बॉलिंग पिच बनानी चाहिए। अगर हम बॉलिंग पिच बनाएंगे तो हमारे पास कुछ बॉलर तो बचे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम ने सोचा कि हमारे पास समार जोसेफ है, लुंगी एंगीडी है, इसलिए हम कम से कम बॉलिंग की दम पे तो जीत ही सकते हैं। अगर बैटिंग नहीं है तो क्या हुआ, हम बॉलिंग की दम पे जीतेंगे। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जाती है टूर के लिए तो वेस्ट इंडीज पूरी बॉलिंग पिच बनाता है ताकि हमारे बॉलर्स हमको मैच जिताएं और हम टेस्ट सीरीज जीत जाएं ऑस्ट्रेलिया से। बट ये चीज वेस्ट इंडीज को फायर बैक कर गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट इंडीज से काफी ज्यादा अच्छे बॉलर थे और वेस्ट इंडीज लास्ट मैच के अंदर 27 रन में ऑल आउट हो गई। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई, इसके बाद 5-0 से T20I सीरीज हरा दी। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के घर जाता है, वेस्ट इंडीज को घुस के उनके घर में 8-0 से हराता है और रिटर्न आ जाता है। अभी पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज हो रही है और यहाँ पे भी 1-0 से पीछे चल रहे हैं। वेस्ट इंडीज आज पूरी खत्म हो चुकी है और इसका पूरा कारण इनका बोर्ड है। आप सोचिए, वेस्ट इंडीज के पास आईसीसी ट्रॉफी और अभी हालत ये हो गई है कि लास्ट 20 मैच में से 2 मैच जीत पाए हैं। इनकी आईसीसी रैंकिंग 10 पहुंच चुकी है। पता ही नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज जैसे कोई टीम भी है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। एंड ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज के पास खिलाड़ी नहीं है, इनके पास तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सोचिए, वेस्ट इंडीज की टीम में सुनील नारायण है। सुनील नारायण वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने केकेआर को 3 ट्रॉफी दिलाई। केकेआर ने 3 ट्रॉफी जीती है, 2012 में, 2014 में और 2024 में, और तीनों बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट सबसे वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण थे। 2012 में सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे केकेआर के लिए। 2014 में भी इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे केकेआर के लिए, इसलिए केकेआर टूर्नामेंट जीत पाई थी। बाद में 2024 में सुनील नारायण ने सबसे ज्यादा रन बनाए केकेआर के लिए और सबसे ज्यादा विकेट लिए, इसलिए केकेआर तीसरी बार टूर्नामेंट जीत पाई। साथ में अभी इनकी टीम में निकोलस पूरन जैसा खिलाड़ी है जो लिटरली क्या ही कर रहा है, एलएसजी को अकेले दम पे क्वालिफाई कराने की नौबत पे ले आया था। मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ऐसे हैं कि इनका एक एक खिलाड़ी किसी भी टीम में जाके उस टीम को चैंपियन बना देता है। और ऐसे में अगर ये पूरे खिलाड़ी नॉर्मल लीग खेलने के बाद, आईपीएल खेलने के बाद यूनाइट हो तो वेस्ट इंडीज एकदम पीक में चली जाए। बट दिक्कत यही कि इनका बोर्ड इनको रिस्पेक्ट नहीं देता, पैसे नहीं देता, इसीलिए अपने देश से खेलने नहीं चाहते। निकोलस पूरा 29 की एज में रिटायरमेंट ले चुके हैं। सुनील नारायण अभी टीम में हिस्सा नहीं रहते, ना ये खेलते हैं। नॉर्मल लीग में जाके एक एक खिलाड़ी अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाता और वेस्ट इंडीज की टीम में कोई भी खिलाड़ी यूनाइट होकर नहीं खेलना चाहता।
आज हालत ये हो गई कि केन्या जो टीम थी 2003 में जो सेमीफाइनल तक गई थी, आज वो वर्ल्ड क्रिकेट में नजर नहीं आती, वो लिटरली खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज भी कुछ समय में खत्म हो जाएगी अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद लोग इनको भूल जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि छोटी टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलती उनको कौन ही याद रखता है। वेस्ट इंडीज की टीम एक ऐसी टीम थी जिन्होंने 1970s 1980s में डोमिनेट किया। इसके बाद 1990s के दौर में इनका डाउनफॉल आया था, बट वो रिटायरमेंट के चलते आया था। और जैसे ही नई खिलाड़ी टीम को संभालते हैं, 2000 सन में एक बार फिर से इनका राइज हुआ था, बट बाद में एक बार फिर से बोर्ड के साथ इनकी लड़ाई हो गई और इनकी टीम नीचे जाने लगी। बाद में इन्होंने फिर से कमबैक किया 2014 में, 2012 में, लेकिन फिर से बोर्ड से लड़ाई के चलते नीचे जाने लगे और आज बोर्ड से लड़ाई के चलते इनकी पूरी टीम कोलैप्स कर चुकी है। वैसे 1990s का जो कोलिजन था वो तो ठीक ही था, क्योंकि वहां पर प्लेयर रिटायर हुए थे, नए प्लेयर आएंगे तो टाइम लगेगा, टीम एक बार फिर से अपना पीक पकड़ लेगी। लेकिन अब मैटर सीरियस हो गया है, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलना ही नहीं चाहते तो बात ही खत्म हो गई। अब टीम कैसे ही रिकवर हो पाएगी? अब तो पूरी टीम ही खत्म हो चुकी है। अब जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलेगा वो क्यों टीम से खेलना चाहेगा जब टीम ना रिस्पेक्ट दे रही है ना पैसे दे रही है। और कुछ इस तरीके से पूरी वेस्ट इंडीज की टीम नेक्स्ट केन्या बन गई है और कोलैप्स कर गई है। वैसे वेस्ट इंडीज के डाउनफॉल की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो पाकिस्तान डाउनफॉल की ये वीडियो आप देखिए, विराट डाउनफॉल की ये वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगी। ये जरूर से बताइएगा कि ऐसी कौन सी टीम है जिनका डाउनफॉल अभी ऐसा हुआ है जिसके ऊपर मैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना सकता हूँ। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।